हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? तो हमने डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड करके पूरी इसकी कहानी पढ़ ली थी। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया था। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसका यूनिट क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है सर? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो यूनिट होता है वेबर होता है सर, वेबर। समझे कि नहीं? ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है सर? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ये टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस total number of field line passes through any surface। जो किसी भी सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पास हो रहा है उसको, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास थ्रू एनी सरफेस, ये परपेंडिकुलर ही होना चाहिए। ये बात थोड़ा सा दिमाग में ढूंकी कर लीजिए कि जो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास थ्रू एनी सरफेस या एनी एरिया, इसमें थोड़ा सा ऐड कर दे रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर पास थ्रू एनी सरफेस एरिया। ठीक है, एनी सरफेस एरिया, कोई भी सरफेस एरिया से जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास हो रहा है। जैसे ये देखिए, ये मान लीजिए कि ये बॉक्स है, ठीक है, इससे जितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रहा है, ठीक है, कोई भी सरफेस है, जैसे मेरा हाथ है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितना पास हो रहा है, इससे निकल रहा है, डिंग 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 डिंग। तो उस टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, जो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रहा है परपेंडिकुलरली, माने सरफेस है उसका एकदम सीधा छेद करके जो पास हो रहा है, उसी को कहते हैं फ्लक्स। इसको किससे दिखाते हैं? फाई ई, ऐसे दिखाते हैं, फाई ई, फ्लक्स दिखाते हैं। ठीक है, क्या दिखाते हैं? फ्लक्स। इसका जो फॉर्मूला होता है ई डॉट डी ए, ठीक है, या ई डॉट ए भी लिख सकते हो। ई डॉट ए मतलब डॉट है, ध्यान सुनिएगा, डॉट है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किससे पास हो रहा है? एरिया से परपेंडिकुलरली पास होगा, वही होता है फ्लक्स। ठीक है, वही होता है फ्लक्स। तो ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, तो फ्लक्स आप दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग देखेंगे एक चीज और, इसमें कंसेप्ट आता है जब फ्लक्स की बात आता है, तो आगे पढ़ेंगे कि अब इसी में क्या होगा, गॉस लॉ भी आ जाएगा। गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के केस में यहाँ पे गॉस साहब का एंट्री होगा, गॉस लॉ लगेगा। ठीक है, उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम लोग। ठीक है, मतलब ये बहुत ही मजेदार चीज है गॉस लॉ। ठीक है, जिसके हेल्प से हम लोग फ्लक्स निकालते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालते हैं। ठीक है, तो इन सारे केस को समझने से पहले एक आता है एरिया वेक्टर, उसको पहले हम लोग समझेंगे, क्योंकि एरिया वेक्टर का इसमें बहुत ज्यादा ही रोल हो जाता है। ये जो आप देख रहे हो यही है एरिया वेक्टर, इसमें बहुत ज्यादा रोल हो जाता है एरिया वेक्टर का। तो आपने
आज तक मतलब कंफ्यूज हो कि सर एरिया कैसे वेक्टर हो सकता है, किसी भी चीज का एरिया वेक्टर कैसे हो सकता है। तो बउआ किसी भी चीज का जो एरिया है वो कभी वेक्टर नहीं होता है। एरिया क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से कि एरिया जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। एरिया जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। एरिया क्या है, स्केलर है, ये स्केलर है। आप कोई पूछे कि एरिया क्या है, स्केलर, एकदम फटाक से बोलो स्केलर है। लेकिन हम लोग यहां पे इसको वेक्टर के फॉर्म में यूज करते हैं। एरिया को यहां पे वेक्टर के फॉर्म में यूज करते हैं। एरिया को वेक्टर फॉर्म में यूज करने से हमको यहां कैलकुलेशन और जो डिफाइन करना हो जाता है फ्लक्स को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, या मैग्नेटिक पढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स को, वो इजी हो जाता है। समझे, एरिया को वेक्टर मान लेने से, वेक्टर दिखा देने से आपको क्या हो जाता है, समझना इजी हो जाता है। इसीलिए हम लोग एरिया को यहां पे वेक्टर फॉर्म में क्या करते हैं, एंट्री करवाते हैं, एंट्री करवाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एरिया को वेक्टर फॉर्म में, चूंकि एरिया क्या है, स्केलर है, लेकिन अपनी सुविधा के लिए एरिया को हम यहां वेक्टर फॉर्म में एंट्री करवाते हैं। और एक बात ध्यान रखिए, सर एंट्री तो करवा दिया आपने, तो एरिया का तो मैग्नीट्यूड तो हम समझते ही हैं, लेकिन जब आप एरिया को वेक्टर बोलने जा रहे हो तो उसका डायरेक्शन भी होगा सर, क्योंकि बिना डायरेक्शन का तो वेक्टर का कोई मीनिंग ही नहीं। तो बच्चा सही बोल रहे हो, एरिया यदि वेक्टर कह रहे हो, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर बोल रहे हो तो इसका डायरेक्शन भी होगा। तो एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है, द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर always perpendicular to the surface होता है। सरफेस के ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा एरिया वेक्टर। दिमाग में ढुका लीजिए, कोई भी सरफेस है तो इस सरफेस का परपेंडिकुलर, मतलब ये जो सरफेस आपको दिख रहा है परपेंडिकुलर कैसा, ऐसा टिंग 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 टिंग, इसका सीधा ऐसा, ये परपेंडिकुलर, ये है एरिया वेक्टर। तो सर इधर भी होगा तो हाँ, एरिया वेक्टर दोनों तरफ होगा, दोनों सरफेस ये भी है ये भी है, तो कैसे कह सकते हैं सर कि इधर होगा इधर नहीं होगा। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन खींच दिए तो ये एरिया वेक्टर, इसके परपेंडिकुलर ये एरिया वेक्टर। तो 2D में दिमाग में बैठा लीजिए, इन द 2D में, किधर भैया, 2D में जो एरिया वेक्टर होता है वो सरफेस के इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों तरफ होता है। इन 2D जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, क्योंकि ये क्या है, एक सरफेस है बस, तो ऊपर भी होगा नीचे भी होगा एरिया वेक्टर। ये भी एरिया वेक्टर है और ये भी एरिया वेक्टर है। लेकिन हर बार आप सर लेकिन लगा देते हो, तो हाँ लेकिन मैंने लगाया है, लेकिन 3D में एरिया का जो डायरेक्शन होगा, एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो ऑलवेज आउटवर्ड होगा। ऑलवेज किधर होगा, आउटवर्ड होगा। बच्चा समझे कि 2D में क्या होगा, दोनों तरफ, इनवर्ड आउटवर्ड दोनों तरफ होगा, क्योंकि 2D क्या है, ओपन है, सब खुला खुला है, सब खुला खुला है, सब खुला खुला है। लेकिन 3D की बात करें, 3D तो हमको एक ही चीज बनाने आता है, एक बक्सा। ये देखिए 3D मैंने बना दिया,
बॉक्स बनाने में तो एक्सपर्ट हैं हम। ये बन गया। क्यूब क्या है? क्यूबाइड क्या है? ये 3D है। तो अब पूछेंगे कि सर इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा? इधर होगा, इसके परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। कैसे बना है? ठीक है, इस सरफेस का किधर होगा? इसके परपेंडिकुलर। इस सरफेस का किधर होगा? इसके परपेंडिकुलर। नीचे वाले सरफेस का नीचे, इधर वाले सरफेस का इधर। मतलब अंदर नहीं, जो भी सरफेस रहेगा उसके बाहर, जो भी सरफेस रहेगा बाहर। जैसे मान लीजिए कि तो क्वेश्चन आएगा, सर ये तो समझ गए, मान लीजिए स्फीयर है, तो स्फीयर है सर, स्फीयर है तो स्फीयर के परपेंडिकुलर ऐसे एरिया वेक्टर है। ये एरिया वेक्टर है बच्चा, ये एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर है। मतलब गोला है, इस क्या है? गोला। तो गोला से कोई भी सीधा लाइन दे दो, टिंग टिंग टिंग, एरिया वेक्टर। मतलब सरफेस पे परपेंडिकुलर लाइन एरिया वेक्टर शो करता है। जब 3D रहेगा आउटवर्ड, 2D रहेगा तो दोनों तरफ। और एक बात दिमाग में बैठा लीजिए कि जो परपेंडिकुलर लाइन होता है एरिया वेक्टर, वो ऑलवेज ये क्या स्फीयर के सेंटर से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा। ये क्या है? स्फीयर है, स्फीयर है। तो एरिया वेक्टर समझ में आया? एरिया वेक्टर ऑलवेज, कोई भी सरफेस हो, दुनिया का कोई भी सरफेस ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। स्फीयर ले लो, अब देखो सिलेंडर ले लो, सिलेंड्रिकल ले लो, ये रहा सिलेंड्रिकल, ये रहा सिलेंड्रिकल। तो एरिया वेक्टर इसका क्या होगा? ऊपर, इसका क्या होगा? नीचे, आउटवर्ड। ये क्या है? सिलेंडर। क्या है? 3D है सर, 3D। तो अंदर ऐसे नहीं होगा, नहीं, ये वाला गलत है, या ये वाला गलत है सर, ये वाला गलत है, क्योंकि ये 3D है। 3D में ऑलवेज एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बाहर होगा, आउटवर्ड होगा। यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पर भी ऐसे होगा, आउटवर्ड होगा। आप दिमाग में बैठा लो, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऑलवेज सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। क्या मजा आया? समझ में आया? जब एरिया वेक्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो गॉस लॉ लगाना बहुत ही इजी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम यही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो एरिया वेक्टर समझ में आया? एरिया वेक्टर किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। कोई भी सरफेस, चाहे सिलेंड्रिकल हो, चाहे स्फेरिकल हो, चाहे क्यूबाइड हो, चाहे क्यूब हो, कोई भी सरफेस हो, 3D रहेगा आउटवर्ड, 2D रहेगा दोनों तरफ। तो यदि आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करिए, और मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।